बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि JPA क्या है, जावा परसिस्टेंट API, और हाइबरनेट की कुछ चीज़ें देखेंगे, स्प्रिंग बूट के साथ देखेंगे कि किस तरीके से काम करती है। ये भी एक एडवांस टॉपिक है, नॉर्मली इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जावा परसिस्टेंट API का इंटरव्यू के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करती है, H2 कंसोल क्या है और कमांड लाइन रनर क्या है। ठीक है, तो आज इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखना शुरू करते हैं कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम form.xml पे जाते हैं। तो उसमें हमने एक एप्लीकेशन छोटी सी बनाई है जिसके अंदर हमने स्प्रिंग बूट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग बूट आपने इम्प्लीमेंट करना है तो ये आप इस तरीके से लिखेंगे, और फिर साथ में आप ने यूज़ किया हुआ है स्प्रिंग डैश JPA डैश H2। तो ये आपने एक आप देखना चाह रहे हैं कि JPA है क्या। ठीक है, और उसके अलावा आप इसमें जावा का वर्जन और बाकी डिपेंडेंसीज आपने डिफाइन की हुई है। तो ये आपके पास JPA क्या होता है। JPA बेसिकली क्या है, जावा परसिस्टेंट API वो आपको ये बताता है कि आप जो एप्लीकेशन जब आप रन करते हैं तो आपको पता है कि डेटा आप स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, और फिर फ्रिक्वेंटली उस डेटा को उठाते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं, और फिर उसके बाद उस डेटा को आप सेव करते हैं, अपडेट करते हैं। लेकिन अगर आप इन मेमोरी डेटाबेस, मैं आपसे कहूँ कि यार इन मेमोरी पूरी एक डेटाबेस बन जाए और टेबल बन जाए और उसके अंदर रिकॉर्ड्स हों, और फिर मैं उनको फैच कर सकूँ, देख सकूँ, तो कैसा है। और जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो वो डेटाबेस बन जाए, और जब एप्लीकेशन क्लोज हो जाए तो वो डेटाबेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, ड्रॉप हो जाए, तो कैसा है। तो यही कंसेप्ट है JPA का। JPA बेसिकली आपको यही चीज़ प्रोवाइड करती है। तो आप देखते हैं कि JPA, ये आपने pom.xml की सेटिंग्स आपने देख ली कि आपको JPA इम्प्लीमेंट करना है, तो आप इस तरीके से जाएंगे, फिर maven को जाके आप रिफ्रेश करेंगे। H2 इसका एक कंसोल होता है। ठीक है, यानी जावा परसिस्टेंट API डेटा जब स्टोर करती है तो H2 कंसोल की मदद से जाके आप उस डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले हम आ जाते हैं कि रिसोर्सेज के अंदर हमने एक एप्लीकेशन सेटिंग दी हुई है। ठीक है, क्या सेटिंग दी हुई है, इसमें हमने लिखा हुआ है जितनी प्रॉपर्टीज़ फाइल्स होती हैं वो रन हो जाती हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। तो आपने लिखा है स्प्रिंग डॉट JPA डॉट शो डॉट SQL इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो जो क्वेरीज चल रही होंगी उसको डिस्प्ले कराओ। तो अगर आप नहीं डिस्प्ले कराना चाहते आप इसे फॉल्स कर लें। उसके बाद आपने लिखा है स्प्रिंग H2 कंसोल इनेबल, तो आपने कह दिया अगर वो इनेबल हो तो आप उसे ट्रू कर दें। फिर इसके बाद आपने उसका URL बता दिया कि जो JDBC इन मेमोरी बनेगी उसका URL बनेगा क्या, JDBC H2 मेम। चूँकि मेम मेमोरी है, तो इसलिए मेम कहते हैं इसे, और इसका नाम भी आपने डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, अगर आप ये नाम नहीं डिफ़ाइन करेंगे या ये लाइन नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ गुइड के नाम से इसका नाम रख दिया करेगा और हर दफ़ा एक नई गुइड बना देगा। इसी तरीके से फिर आपने ड्राइवर क्लास नेम डिफाइन कर दिया, और फिर बाकी यूज़र नेम, पासवर्ड्स और साइट डिटेल। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपने एक दफ़ा ये फिक्स कर दिया तो अब ये फिर इसी नाम को ही अपने पास रखेगा, हर दफ़ा वेट बना के नाम चेंज नहीं करेगा। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल है ये कमांड लाइन रनर टाइप की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास जो कमांड लाइन रनर से मतलब ये नहीं कि ये इसका कोई आउटपुट जो है वो एज सच नहीं है, बस इसको आप कमांड लाइन पे चलाते हैं। तो उसके लिए करना ये पड़ता है कि आपके पास आपने एक बनाई हुई है डाउ। ठीक है, सिंपल डाउ। ठीक है, तो वो किस तरीके से आपने बनाई हुई है कि आपने लिखा कि ये कंपोनेंट है और ये कमांड लाइन रनर से इम्प्लीमेंट करा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर रन के मेथड होते हैं। ठीक है, कमांड लाइन रनर के अंदर रन के मेथड होते हैं, तो आप उसके अंदर जाएंगे और आपने क्या किया हुआ है, आपने रन के अंदर लिखा हुआ है कि जब ये रन हो तो सबसे पहले एक यूज़र बनाओ। ठीक है, तो यूज़र कैसे बनेगा, एंटिटी के अंदर जाएंगे, एक सिंपल सा एंटिटी के नाम से लेंगे। ये सारे एनोटेशंस जो है ना वो आपके हाइपरनेट वाले हैं। ठीक है, तो ये आपने एंटिटी बनाई और उसके बाद आईडी और जनरेटेड वैल्यू, और इसी तरीके से आपने 4-5 एंटिटी और गेटर सेटर बना दिए। उसके बाद आपने एक रिपॉजिटरी बनाई। ठीक है, इसके ऊपर मैं भी आता हूँ, लेकिन मैं पहले ये देख लेता हूँ कि सर्विस क्या कर रही है। सर्विस सिंपली एक अपनी बनाई है, और ये एक सर्विस है ट्रांजैक्शनल के नाम से। यानी आप जब नॉर्मली कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो ओपन ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर क्लोज ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर रोल बैक का कमिट होता है। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शनल के नाम से एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लें तो ऑटोमेटिकली ये पूरा कोड जो है ना ट्रांजैक्शनल बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या होता है कि एक सिंपल सी आपने डाओ बनाई, डाटा एक्सेस सर्विस। तो आपने क्या किया, एंटिटी मैनेजर की क्लास ले ली जिसको परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट आपने नाम दे रहा है। परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये कि ये डेटा परसिस्ट करेगी, डेटाबेस में सेव करेगी।
तो आपने क्या किया, उसका आपने एक एंटिटी ले ली, ठीक है। तो आपने यूज़र के नाम से, यानी चूँकि यूज़र की है तो यूज़र डाउ, तो उसमें एक इंसर्ट का मेथड बनाया और आपने लिखा एंटिटी मैनेजर, जो भी है मैनेजर है, डॉट परसिस्ट, और फिर इसके बाद जो भी इसकी आईडी मिलेगी वो आप दे देंगे। तो ये इस तरह इंसर्ट बनाया है, इस तरीके से अपडेट है, उसके लिए सेव है, इस तरीके से आप सारे मेथड बना के डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये चूंकि ये एंटिटी मैनेजर ये जेपीए से रिलेटेड है, जावा परसिस्टेंट एपीआई से है, देखिए ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, जावा एक्स परसिस्टेंट एंटिटी। तो ये बेसिकली यहाँ से सारी सेटिंग्स उठाएगा। अच्छा, अब आप इसको अगर आप लेट सपोज अगर आपके पास 10 एंटिटीज़ हैं, तो क्या होगा, तो आपको 10 इसी तरीके से सर्विस बनानी पड़ेंगी, हर के लिए आप इंसर्ट अपडेट। तो इसका आसान काम ये है कि उन्होंने एक रिपोजिटरी कंसेप्ट दिया है कि जेपीए ने ये रिपोजिटरी के अंदर जाके मैंने क्या किया, एक जेपीए रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन की मैंने एक क्लास एक्सटेंड करवा ली, ठीक है। और इसके अंदर टाइप बता दी कि टाइप कौन सी है और लॉन्ग। अब आपने ये जो इंटरफेस बनाया है, ये इतना ज़बरदस्त इंटरफेस है कि इसमें आपने कोई भी, इस इंटरफेस को जब आप यूज़ करेंगे, जैसे सपोज यहाँ मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे इस इंटरफेस की कोई भी मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्विस बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भी ये चीज़ वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरफेस है जेपीए यानी जावा परसिस्टेंट एपीआई रिपोजिटरी और इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एक ऐसा इंटरफेस है जो इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए खुद कर देगा। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये डिफाइन करना है कि किसके लिए करनी है और उसकी प्राइमरी की क्या है, ठीक है। तो आपने एंटिटी का नाम, तो आप इस तरीके से आप अपनी जितनी भी क्लासेस है, जितने भी एंटिटीज़ हैं, उनकी सारी सिर्फ आप एक इंटरफेस आप बना देंगे। और उसको फिर आपने किस तरह यूज़ करना है, ये लेट सपोज कि आप यहाँ गए, तो आपने क्या करना है, उसको सिर्फ ऑटो वायर करके यूज़ करना है। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अब ये देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली इसको इनिशियलाइज कर देगा, वो एज अ कंपोनेंट भी होगा। और इसको कमांड लाइन ये होता है कि ये प्रोग्राम जो होगा ना, इसका जो इंटरफेस होगा वो कमांड लाइन होगा। कमांड यानी जब आप इसे चलाएंगे तो ये कमांड पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया हुआ, सिंपली एक यूज़र बनाया, उसका नाम दिया और उसकी रोल दिया, और उसके बाद फिर मैंने उसे सेव, उसी रिपोजिटरी के अंदर सेव का मेथड बता दिया, ठीक है। अब ये जो रिपोजिटरी है ये वो वाली है, आई यूज़र डाओ वाली है, याद रखिएगा, और ये यूज़र डाओ है, दोनों में फ़र्क है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने खुद देनी है, खुद बनाना है, एंटिटी मैनेजर की क्लास को लेना है, उसका परसेस के मेथड, और इसी तरह मैंने इंसर्ट अपडेट डिलीट सारे बनाना है। यहाँ मुझे कुछ नहीं बनाना, यहाँ ऑटोमेटिकली हर चीज़ बनी हुई है, यहाँ से फिर मुझे इसके मेथड यूज़ करने हैं। देखिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये दोनों मैंने दो अलग अलग कमांड लाइन रनर बना दिए। इसमें मैंने यही कर रहा हूँ कि इंसर्ट है तो दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे, वन वन, और रोल डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब जबकि मैंने दूसरी वाली जो बनाई हुई है उसमें मैंने आई यूज़र डाउ यूज़ की हुई है, और उसके अंदर टू टू यूज़ किए हुए हैं, और फिर आखिर में मैंने क्या किया हुआ है, अपडेट भी यूज़ किया हुआ है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि जो टू जो भी मेरी बनी थी उसका रोल पहले मैंने एम्प्लॉय सेट किया, बाद में मैंने उसे टेस्टर कर दिया। तो एक अपडेट भी हो गया, और फाइंड ऑल यानी कि सारे के सारे दिखा देगा, तो यहाँ पर फाइंड ऑल दिखा देगा। तो इसको हम चलाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से चल रहा है। तो दो कमांड लाइन रनर आपके पास चलेंगे वन बाय वन, ए दोनों जेपीए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक के अंदर आप डायरेक्ट जो है वो रिपोजिटरी बना रहे हैं, और उसकी इवेंट मैनेजर की क्लास को यूज़ करके आप उसकी सेविंग कर रहे हैं, खुद से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जब दूसरी वाली है वो जेपीए की रिपोजिटरी खुद बना के दे रहा है। तो वहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, इंसर्ट अपडेट वगैरह करके, अब देखें, अब ये इसने कंसोल पे चलाया, चलाने के बाद इसने दिखाया कि देखिए, क्योंकि हमने लिखा हुआ है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कि क्वेरीज दिखाओ, तो क्वेरीज भी दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए डेटा भी दिखा रहा है कि देखिए आपने वन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कह रहा है टू डाला इसने। ये दोनों जो कॉल्स हुई हैं, ये दोनों की दोनों आपकी पहली रिपोजिटरी के थ्रू हुई हैं, ठीक है, जो आपने इम्प्लिसिटली खुद से डिफाइन किया है, और उसके एक्सप्लिसिटली खुद से डिफाइन किया है। उसके बाद ये तो थर्ड है, और ये फोर्थ है। अगर आप ये देखें तो ये भी यूज़र में डेटा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपने जेपीई की रिपोजिटरी को यूज़ करते हुए बनाया, और ये सारे रिकॉर्ड चलेगा, और आखिर में इसने डिस्प्ले करवा दिया। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि यार कहाँ डेटाबेस बनी, कहाँ H2 है, और वो सारा कुछ किस तरह है, तो उसके लिए ये होता है कि आप लोकल होस्ट 8080 और /h2 डैश कंसोल, आपने सिर्फ ये यूआरएल टाइप करना है। जैसे ही आप ये यूआरएल टाइप करेंगे तो आपके पास अच्छा, ये जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक चलेगा, जैसे ही आप स्टॉप कर देंगे इसे तो ये नहीं चलेगा, राइट।
तो आपने जैसे ही डाला तो अब ये देखिए ये लिखा हुआ आ गया ड्राइवर, और ये JDBC और ये वो तमाम सेटिंग है जो आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डाली हुई है। तो एक दफ़ा जब आप सेट कर देंगे तो फिर ये आएगा, आप इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप वहाँ नई सेटिंग डालेंगे, हर दफ़ा नई गुइड डालेगा, हर दफ़ा आपको कंसोल से गुइड उठानी पड़ेगी। यहाँ देखिए ये सारी आपको दिखा रहा होगा कि कौन सी डेटाबेस मैंने बनाई है, उसका नाम क्या है, तो वो सारी डिटेल आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें ये सारी बना रहा है, ये सारा आपको सेटिंग बताएगा। आप इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन को आप पढ़ लेंगे तो आपको सब बता देगा कि कहाँ मैं डेटाबेस बना रहा हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है, ये डेटाबेस अवेलेबल H2 कंसोल ये। तो अगर आप नाम नहीं डिफाइन करेंगे तो यह गुइड बना देगा, तो गुइड के नाम से कर देगा हर दफ़ा। तो आपने सेव कर दिया है सारा कुछ किया, कनेक्ट दबाया। जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो आपको देखिए ये पूरी डेटाबेस एक बनी हुई आ गई और आप ही के प्रोग्राम के अंदर चल रही है। आप इसके अंदर देखिए यूज़र का टेबल है, आपने इस पर क्लिक किया और उसके बाद आपने रन दबाया। जैसे आपने रन दबाया देखिए इसे 4 रिकॉर्ड दिखा दिए, 2 आपने पहले डाले थे, 2 बाद में डाले, ये 2 पहले रिपॉजिटरी से जो हो गया आपने खुद से डाले, और फिर ये देखिए एम्प्लॉय दूसरे में एम्प्लॉय डाल के टेस्टर अपडेट किया तो ये अपडेट भी हो रहा है। तो ये इन मेमोरी डेटाबेस है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यार ये डेटाबेस इस तरह बने हैं तो आप JPA को यूज़ करें। JPA आपको प्रोवाइड करता है कि आप डेटाबेस बनाएं और उसके अंदर ऐड करें, और फिर आप JPA की रिपॉजिटरी आपको बताइए, ठीक है, कि JPA की रिपॉजिटरी JPA रिपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन ये आपको बता दी कि ये खुद इम्प्लीमेंटेशन भी करके दे देगी, और साथ में आपको कमांड लाइन रनर बता दिया कि आप कमांड लाइन रनर से जाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लॉगर उठाएंगे, ठीक है, और लॉगर की मदद से आप लॉगिन प्रोवाइड करेंगे, लॉगिन डॉट लॉग लिखेंगे, लॉगिन डॉट इन्फो करेंगे, तो इस तरीके से ये लॉग बनना शुरू हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से है। इसमें अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं, कोई क्वेश्चन है कि कमांड लाइन रनर क्या है, या और दूसरे कोई सवालात हैं, तो आप इसको बाकी JPA को आप मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए आप देखें और इसको देखें, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। इस तरह आप जिस तरह ये मैंने यूज़र एंटिटी बनाया हुआ है, इस तरह आप 3-4 टेबल लेके भी बना सकते हैं, और प्राइमरी की फॉरेन की डाल के रिलेशनशिप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस डेटा को इन मेमोरी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप गाइस आप